नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि यूपी पीछे जो लोअर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है। तो आपको पता है कि 30 तारीख से इसका फॉर्म निकल जाएगा। 30 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं। और देखिए, अभी नहीं लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी से लगेंगे तो जाके अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है चाहे नहीं हो, लेकिन आपको तैयारी देखिए अभी से करना है। तो देखिए, हम इसको संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोअर का आया है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सा पद का नाम है, पूरा डिटेल में देखेंगे। उसमें कब डेट में क्या फिल करना है, पूरा एक एक करके पूरा पूरा उसका नोटिफिकेशन है, पीडीएफ जो गवर्नमेंट का डाटा है ना, मैं आपको वही दिखाता हूँ, जिससे कि क्या होगी, आपको पूरा का पूरा इससे आइडिया हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो देखो, आवेदन भरने की जो तारीख है 30/1 से स्टार्ट होगी और 19/2 को समाप्त होगा, ठीक है। सॉरी, सबमिट करने का लास्ट डेट रहेगा और अंतिम आवेदन के संशोधन की तिथि जो दी जाएगी आपको, ये 26/2 दी जाएगी। मतलब ये है कि देखो, करीब 20 दिन के आसपास के लिए आपके पास रहेगा आवेदन करने की तारीख। 20 दिन में आप आवेदन कर दीजिए और संशोधन करना है। अगर कोई गलती वगैरह हो गई है तो आपको 6 to 7 डेज मिलेंगे, जिसमें आप संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी वगैरह को क्या कर सकते हैं आप, इनको छोड़ के बाकी चीज़ों को संशोधित कर सकते हैं। तो आप देखिए, अपना आप मोबाइल नंबर आप क्या कर संशोधित नहीं कर पाएंगे, ईमेल आईडी और कैटेगरी, इन तीनों चीज़ों को छोड़ के आप जो भी आप इसमें क्या करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आराम से इसमें क्या कर संशोधित कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अगर आप फीस जमा कर देते हो तो फीस जमा करने के बाद क्या है, अगर आप कुछ भी एक हफ्ते के अंदर करना चाहते हैं, मतलब एक चीज़ आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, कहीं यहाँ पे ये मिस्टेक ना करिए। देखिए, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है आपको। देखो, इसका जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है ना 19 है, तो 19 से पहले आप सबमिट कर दीजिए। अगर 19 के बाद फिर सबमिट करेंगे तो फीस सबमिट नहीं होगा। संशोधित करने की डेट जो दी गई है और आपको 26/2 दी गई है, तो आप याद रखिए 26/2 को आप इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रोसेस क्या होगा, देखो, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ आपको। एक रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना रहेगा। फिर आपके डिटेल्स अपने जो भी पार्ट्स वाइज है भरना पड़ेगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि बार बार करना है। तो ये पूरा आप समझिएगा और कोशिश करिएगा थोड़ा पहले आप फॉर्म भर लें, क्योंकि देखो, यूपी की वेबसाइट का आपको पता ही है। ये आपका वेबसाइट का नाम है UPSSC.gov.in। वेबसाइट नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट के 5 डेज़ काम नहीं करते हैं, 5-6 डेज़ काम नहीं करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि पहले ही फॉर्म भर के खाली हो जाइएगा, बात के लिए नहीं छोड़िएगा, नहीं तो पता चले कि ना आप इधर के हुए ना उधर के हुए, तो आपके लिए ये समस्याएँ बन जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको कि आपको फॉलो करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो डिटेल में थोड़ा दे रखा है कि आप कैसे करोगे। आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे तो पासवर्ड आएगा, फिर फोटो अपलोड करोगे, फोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो जो आपको फोटो होगी ना, वो नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ की होगी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी, ठीक है। और आपका जो चेहरे का भाग होना चाहिए 70% के आसपास होना चाहिए। फोटो का जो मतलब फ़ोटो कब का होना चाहिए, पिछले 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और इसकी साइज़ दी गई 3.5 सेंटीमीटर से लेकर चौड़ी होनी चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर आपकी लंबी रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी जेपीजी में हो सकती है, जेपीजी में हो सकती है और जेपीजी में हो सकती है, ठीक है। जेपीजी में हो सकती है। तो याद रखिएगा, जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, 5 KB से लेके आपकी फ़ोटो 30 KB के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या ना इससे कम होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जब आप अपलोड करेंगे फ़ोटो ना, तो वो बार बार लेगा नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फ़ोटो की साइज़ आपकी इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म का उसके बाद आपको विवरण भरना है। फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट के लिए आएगा, तो फ़ी पेमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आराम से हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी क्या कर सकते हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, फाइनली आप प्रिंट आउट लेंगे और आपका फॉर्म सबमिट मान लिया जाएगा। तो इतना ही देखो, पूरा प्रोसेस करना है आपको फॉर्म सबमिट करते समय, इस चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ में और चीज़ कही गई, देखो, अभ्यर्थी के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क और भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और SBI के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आप याद रखिए, ई चालान के माध्यम से किया जाएगा, इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के निर्धारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसके द्वारा आप शुल्क जमा नहीं करते। अगर आपने पैसे फी सबमिट नहीं किया तो याद रखिए कि आपका जो आपने फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, माना नहीं जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब देखो, फ़ी की बात कर लेते हैं तो कितना होगा। अब देखो, 25 रुपये इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्रक्रिया के चार्जेज रखे और 200 रुपये आपका आवेदन शुल्क है। तो टोटल 225 रुपये जनरल के लिए, OBC के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 105 है। और फिजिकल जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए फीस जो कीमत रखी गई है वो 25 रुपये रखी गई है,
ठीक है। तो देखो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बस, इस जिसमें आप मतलब कुछ नया नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ पहले से पढ़ चुके हैं तो लगभग आप सारी चीज़ सारी कुछ आपको इसमें नया नहीं मिलेगा। मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ वीडियो, जो पहली बार भर रहे हो या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट वो जान सकेंगे कि मेरे को कैसे कैसे भरना है। उसके बाद देखो आप प्रिंट भी कर सकते हो उस फॉर्म को, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं ना, तो नो योर स्टेटस में जाके नहीं, ये तो आपको ये नो योर स्टेटस में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस जान सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। इस एक तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने अपना फॉर्म भूल गए हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ पे आता है कि नो योर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको एकदम लास्ट में देखेंगे, एकदम जो विंडोज़ खोलेंगे आप वेबसाइट की, तो सबसे लास्ट में नीचे आता है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी जान सकते हैं। आपको अपना नाम, अपना फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सारा डिटेल मिल जाता है। तो अगर आप ये भी भूल जाएँ तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो मैंने ये भी चीज़ देखो आपको बता दिया आपको। बाकी रही बात अगर संशोधन की, तो संशोधन के लिए देखो आपको 7 दिन मिलेगा। आपको लॉगिन आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उससे क्या करेंगे, आप लॉगिन आईडी से सबमिट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक की है, मिस्टेक्स में देखो क्या क्या मान्य नहीं होगा। आप ईमेल आईडी नहीं चेंज कर पाएंगे, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे और अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये तीन चीज़ें छोड़ के आप चाहे तो संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद पदों की बात करें, देखो किस विभाग का है ये भी देखेंगे हम, और पदनाम क्या है, ग्रेड पे क्या है, ठीक है। ये आयु की सीमा है, कितने आरक्षित, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, प्रवृत्ति क्या है इसकी, और कुल पद कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला देखो चकबंदी आयुक्त प्रभाग का है, जो उसका नाम है सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है। सहायक चकबंदी अधिकारी का पोस्ट है, जिसमें क्या कि एज आपको देखो सबको 21 से 40 है, तो इसमें कोई एज का तो इशू है ही नहीं। जनरल के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 94 है और एक एसटी के लिए है। तो टोटल 94 इसमें सीट्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। बाकी इसमें देखो विपणन निरीक्षक का पोस्ट देखें तो टोटल 194 है, तो आप याद रखिएगा। बाकी आपका देखो पूर्ति निरीक्षक का आपका 151 टोटल वैकेंसी, इसमें जनरल के आपको 99 है, 77 है, एससी का 40, एसटी के 3 और ओबीसी के 52 है। इसमें 29 है, 4 है एसटी के और 41 आपका ओबीसी का है। उसके आगे बात करें सहायक उद्यान निरीक्षक की पोस्ट की बात करें, ठीक है। तो देखो 2400 ग्रेड पे की है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी ऊपर वाले 4200 ग्रेड पे की थी, और देखिए इससे ऊपर वाले सारे 4200 ग्रेड पे की है। और इससे नीचे आएंगे तो आपका 2400 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, जिसमें 89 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें जनरल की 37 है, ओबीसी के 18 है, एससी की 32 है और 2 है आपकी एसटी की। उसके बाद अपर जिला सूचना अधिकारी की बात करें, तो ये 1840 की एज होनी चाहिए आपकी। 11 जनरल वैकेंसीज, ओबीसी, और टोटल 11 जनरल में ही है, ओबीसी वगैरह, ओबीसी एसटी एससी में वैकेंसीज नहीं है। आगे बात करें देखो स्थानीय निदेशक, इसकी बात करें तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निगम की है, जिसमें क्या है कि आपको 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, जो 2 राजस्व वाले पार्ट के लिए, एक अधिशासी अधिकारी नगर के लिए। इसमें बात करें जनरल की देखो 46 है, ओबीसी की 35 है, इसमें जनरल की 9 है, ओबीसी की 11 है, एसटी की 22 है, एसटी की 4 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है। तो ये देखो अस्थायी है, मतलब टेम्प्रोरी टाइम पीरियड तक रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जा सकता है बाद में, अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो। उसके बाद ये बात करें तो देखो ये अस्थायी है, यह आपको परमानेंट रहेगा, तो ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो आपको ये पॉइंट्स भी इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब शैक्षिक योग्यता की बात करें, देखो यहाँ पे सारे के लिए शैक्षिक योग्यता दिया गया है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो महिलाएं भी भर सकती है, सैन्य अधिकारी भी भर सकते हैं, विकलांग के लिए दिया गया है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, ये सारी डिटेल पहले ही नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे पदों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी कितनी दे रखी है, 1, 3, 18, 4, ठीक है। ये क्या है, उनके लिए दिया गया है कि किस आधार पर आपको लिया जाएगा। पदनाम का नाम दिया गया है और शैक्षिक आरक्षक की बात कही गई है। तो ये सारे देखो एक एक करके सबके लिए बारे में दिया गया है। तो आप अपनी जिस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप आते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब बाकी उसकी अर्हताएँ बताइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको देखो इसमें नॉर्मली क्या होना, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। स्नातक होना चाहिए, प्लस अगर आप सेना में देखो न्यूनतम अवधि 2 वर्ष की हो, तो उसमें आपको क्या करेगा, एक लाभ मिल सकता है इसका। दूसरा, अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र हो कैडेट का, तो आपको इसमें भी इसका मतलब इसमें आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, तो आप ये भी याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं देखो विपणन की, तो विपणन में भी 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो प्रशासनिक सेवा में, या राष्ट्रीय कैडेट बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके आगे बढ़ते हैं सहायक उद्यान निरीक्षक की बात करें, तो देखो इसके लिए अर्हताएँ क्या हैं आपको, तो इसके लिए भी आपको देखो या बीएससी होना चाहिए कृषि में, या बीएससी होना चाहिए जियोलॉजी में, ठीक है, जीव विज्ञान समूह में। तो इसमें आप अगर ऐसे होते हैं तो आप क्या है इसके लिए फॉर्म के लिए भर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद बात करते हैं अपर जिला सूचना के लिए। देखो अनिवार्य अर्हता क्या है कि आप स्नातक होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है,
देखिए इसमें क्या है कि आपका भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होने चाहिए, या सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी आपका समकक्ष उसके हिसाब से मान्यता प्राप्त हो, जिसमें आपके एक विषय कम से कम क्या हो, हिंदी होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट हिंदी का एक थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट या सरकारी स्कूल से किसी भी समकक्ष प्राप्त से आपका ये भी होना चाहिए, प्लस आपका एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए। तो आपका हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। प्लस अगर या अधिशासी अधिकारी की बात करें तो इसके लिए आप नीलाइट और डोएक से आपको ए लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा के देखो मैंने बात कर ली 21 से 40 तक है, तो बाकी इसमें कोई सीमा की तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ओबीसी के लिए उसमें और भी 3 साल का उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके आगे बात करें एससी के लिए देखो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो लगभग वो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने लगभग कोशिश की कि मैं सारी चीज़ आपको बता दूं। उसके बाद देखो ये आपको इसमें पद क्रमांक भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि पहले प्रायोरिटी पे आप किसको रखना चाहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से ये सारी भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो लगभग मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी, अब कुछ रह नहीं गया इसमें बताने के लिए। बाकी देखो ये आपका मतलब कैसे सर्टिफिकेट्स बनवाना है, क्या है संशोधित, इसमें देखो सिलेबस नहीं दिया गया है कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। इस सिलेबस इस बार नहीं दिया गया, देखो जल्दी हो सकता है क्या इसका सिलेबस आएगा। तो इसमें लगभग मैंने बना दी। देखो ये आप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करने का जो फॉर्मेट होता है ये लास्ट में दिया गया। तो ये देखो जो अपना कैटेगरी जिस हिसाब से आता होगा। एक चीज़ इसमें है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, जिसको 10% का भी आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या क्या आरक्षण दिया है, वो 10% अभी इनको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात नहीं कही गई अभी। तो हो सकता है अभी आगे आपको अधिसूचना आए जिसमें कि 10% सीटें उनके लिए भी क्या हो, आरक्षित कर दी जाए। तो वो भी अभी सूचना इसमें नहीं दिया गया है, देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा इसमें फॉर्मेट था। लगभग मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको इसमें बता दूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।